किसी का नहीं टिकता, फिर चाहे वो रावण हो या दुर्योधन। और कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल का भी है, जिनके घमंड के चलते उनकी कंपनी बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है। लोग कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स कर रहे हैं, एम्प्लॉइज कंपनी छोड़कर जा रहे हैं और कंपनी के सीईओ हैं कि लोगों से बदतमीजी करने में लगे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जिस कंपनी ने इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर क्रांति ला दी थी, जिसमें खुद रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया था, जिसे न्यू इंडिया का फ्यूचर कहा जा रहा था, उसके साथ ऐसा हुआ क्या कि आज उसी कंपनी पर ताला लगने की नौबत आ गई है। और ओला ने ऐसा किया क्या कि आम आदमी का इस पर से भरोसा ही उठ गया। रिसेंटली कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ओला सीईओ भविष्य अग्रवाल और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी को टैग करते हुए ओला सर्विस सेंटर्स की फोटोज वीडियोस अपलोड करके ओला की सर्विस को क्रिटिसाइज करते हुए कई पोस्ट। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था कि ओला सर्विस सेंटर में सैकड़ों की तादाद में पुराने स्कूटर्स महीनों से धूल खाते पड़े हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है। अब जैसे ही कामरा ने ये पोस्ट डाला, लोगों ने ओला को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग भी ओला स्कूटर्स में आने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस ढूंढ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। इन वीडियोस में किसी में ओला के स्कूटर्स में अपने आप आग लग रही थी, तो किसी में चलते चलते अचानक ही आगे का व्हील टूटकर अलग हो रहा था, तो वहीं किसी में स्कूटर फॉरवर्ड मोड में होने के बावजूद फुल स्पीड में रिवर्स हो रहा था। इस सब के चलते ओला को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, खासकर ओला ब्रांड की इमेज को। ऐसे में सीईओ भविष्य खुद सामने आए और उन्होंने कंपनी में चल रही प्रॉब्लम्स फिक्स करने की बजाय कामरा को जवाब देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कामरा का पोस्ट पेड़ था और वो सिर्फ उनकी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी और हर टीवी न्यूज चैनल पर ओला में चल रही प्रॉब्लम्स की बात होने लगी। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि जिस भविष्य अग्रवाल ने साल की शुरुआत में ही एआई कंपनी कृत्रिम को करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदा था और फिर उसे ग्रो करने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए, ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं के ओला स्कूटर्स की कंपनी इतनी बदनाम हो गई। तो इस सब की शुरुआत हुई 3 दिसंबर 2010 के दिन। यही वो तारीख थी जिस दिन ट्रैफिक के झंझट से निजात दिलाने और ऑटो के बजट में कार को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने के आइडिया के साथ आईआईटी बॉम्बे से पढ़कर निकले भविष्य अग्रवाल ने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर ओला कैब्स की शुरुआत की। इंडिया की मार्केट के लिए तब ये एक नया आइडिया था और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ने लगा था, इसीलिए जैसे ही ओला मार्केट में आया ये हिट हो गया। शुरुआत में इसका इस्तेमाल ज्यादातर आईटी कंपनीज और कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग करते थे, जिनका ऑफिस देर रात खत्म होता और उन्हें घर जाने के लिए ऐसे साधन की जरूरत पड़ती जो सस्ता होने के साथ साथ सेफ भी हो। ऐसे में ओला उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बन गया। फिर धीरे धीरे टीयर 1 सिटीज के लोगों को इसकी आदत पड़ गई और अपनी शुरुआत के 4 सालों के अंदर ही ओला एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया, यानी कि इसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर्स के पार पहुंच गई। इसके फाउंडर और सीईओ भविष्य अग्रवाल भी खूब पॉपुलर हुए। आखिरकार वो देश के वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर थे। भविष्य के लिए सब कुछ सही जा रहा था। वो एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे थे और उन्होंने ओला कैब्स के अलावा ओला फ्लीट, ओला फूड्स, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, ओला मैप्स, ओला डैश, ओला पेडल और ओला कार्स जैसी कई कंपनीज लॉन्च की। लेकिन जहां ओला कैब्स दिन ब दिन पॉपुलर हो रही थी और करोड़ों रुपए कमा रही थी, वहीं उनके बाकी के बिजनेसेस कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में भविष्य ने एक वक्त के बाद बाकी की सभी कंपनीज को बंद कर दिया और ओला कैब्स पर अपना इसमें कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके चलते लोगों को ना चाहते हुए भी अपने घरों में बंद होना पड़ा। ये ओला के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि कंपनी तो तभी पैसे कमा सकती थी जब लोग घर से बाहर निकले और कैब बुक करें। लेकिन लॉकडाउन की वजह से एक झटके में ओला की हालत खराब हो गई। तब भविष्य ने किसी तरह अपनी कंपनी को संभाले रखा। अब तक उन्हें ये समझ आ चुका था कि सिर्फ कैब सर्विस के सहारे कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। ऐसे में भविष्य ने एक नए बिजनेस पर काम करना शुरू कर दिया और वो था अपना खुद का इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना, जिसे गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलने वाला था, क्योंकि गवर्नमेंट पोल्यूशन कम करने और ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम्स चला रही थी। इसीलिए जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, भविष्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूरोप की मार्केट में तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोप में सालों से सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे थे। भविष्य चाहते थे कि किसी यूरोपियन ईवी कंपनी के साथ डील कर ले, जिससे 2 चीजें होती। पहला ये कि उन्हें बिना किसी मेहनत के एक नया स्कूटर मिल जाता, और दूसरा ये कि वो नए स्कूटर की रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च करने से भी बच जाते। इसके अलावा डील से ओला को उस कंपनी की पुरानी रेपुटेशन का भी फायदा मिलता और इस तरह ओला जल्द से जल्द अपने स्कूटर्स को मार्केट में सेल के लिए उतार सकता था। अब यही सब सोचकर भविष्य ने पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने एम्स्टर्डम बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एटर्गो बीवी को खरीद लिया। 2014 में शुरू हुआ एटर्गो ब्रांड यूरोप में अच्छा बिजनेस कर रहा था और 2020 तक एक जाना माना नाम बन चुका था।
ऐसे में भाविश को उम्मीद थी कि जब वो एटर्गो स्कूटर्स को इंडिया में लॉन्च करेंगे तो कमाल करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी और इसका खामियाजा उन्हें फ्यूचर में उठाना भी पड़ा। खैर, भाविश ने एटर्गो बीवी को खरीदने के बाद सबसे पहले मार्केट में अपने स्कूटर का बज़ बनाया और इसे इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह पेश किया। फिर 15 अगस्त 2021 इंडिपेंडेंस डे के दिन धूमधाम से उन्होंने अपने ओला S1 और S1 प्रो को लॉन्च कर दिया, जिनमें कंपनी 195 किलोमीटर की रेंज, 6.5 घंटे का चार्ज टाइम, एंटी थेफ्ट अलार्म, ब्लूटूथ वाईफाई, कॉल या SMS अलर्ट और 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ एक टच डिस्प्ले और ऐप से लॉक अनलॉक जैसे कई फीचर्स दे रही थी। ऊपर से ये इको फ्रेंडली भी था, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तरह ना तो पॉल्यूशन फैलाता और न ही आवाज करता, इसीलिए लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। आपको बता दें कि ओला ने अपने लॉन्च के 24 घंटों के अंदर ही 1 लाख स्कूटर्स की बुकिंग करके करीब 600 करोड़ का बिजनेस पहले दिन ही कर लिया, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने और बेचने के मामले में एक रिकॉर्ड है। ओला के पास इतने ऑर्डर्स थे कि कंपनी को ये अनाउंस करना पड़ा कि उन्हें अपने कस्टमर्स को ये स्कूटर्स डिलीवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लोग इसके लिए भी तैयार थे। लोग घंटों लाइन में लगकर ओला स्कूटर की बुकिंग करवा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाविश को न्यू इंडिया का स्टार बिजनेसमैन कहा जाने लगा। लोगों ने उन्हें इंडिया का एलॉन मस्क तक बता दिया, लेकिन मस्क जहां एक के बाद एक कई कंपनीज खोल या फिर खरीद रहे थे, स्पेस में स्पेसक्राफ्ट बेच रहे थे, वहीं भाविश का नाम अब एक ऐसे सीईओ के तौर पर लिया जाने लगा जिनके साथ उनकी खुद की कंपनी के लोग भी काम नहीं करना चाहते। और ये सब हुआ उसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की वजह से, जिसे भाविश बड़े गाजे बाजे के साथ इंडिया लाए थे। दरअसल जब ओला ने कस्टमर्स को स्कूटर्स की डिलीवरी करना स्टार्ट किया, तब उसमें कई प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे सीट और स्कूटर की बॉडी ठीक से सेट नहीं थी और दोनों के बीच एक मेजर गैप था। साथ ही कुछ स्कूटर्स अचानक ही चलते चलते बंद हो जाते। लेकिन इन सबसे भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि इन स्कूटर्स में अचानक आग लग जाती, यहाँ तक कि कई बार तो चलते चलते ही ये आग पकड़ लेते। इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते ओला के देश भर के सर्विस सेंटर्स में कंप्लेंट्स आने लगी। तब भाविश ने ये कहकर बात को संभाला कि उनकी कंपनी अभी नई है और वो इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेंगे। साथ ही कंपनी ने जले हुए स्कूटर्स को फ्री में रिपेयर करने की बात भी कही। लेकिन इसी बीच एक और न्यूज बाहर आई, और वो ये थी कि कंपनी जो स्कूटर S1 और S1 प्रो के नाम से अलग अलग प्राइसेस पर बेच रही थी देने होते। अब जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, ओला को फिर से ट्रोल किया जाने लगा। तब जाकर भाविश ने कहा कि वो बेचे गए सभी S1 मॉडल्स को S1 प्रो में अपग्रेड कर देंगे। इसके बाद लगा कि ओला की मुसीबतें कम हो गई हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि ओला सर्विस सेंटर्स के पास उनके स्कूटर्स को लेकर कंप्लेन बढ़ती जा रही थी। लेकिन भाविश थे कि उनका पूरा ध्यान सेल्स करने में ही लगा हुआ था, और आज हालात यहाँ पहुँच चुके हैं कि ओला के पास हर दिन 80,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही हैं। ओला के तमाम सर्विस सेंटर्स पर स्कूटर्स की ऐसी लंबी लाइंस लगी हैं, और जिन लोगों ने स्कूटर्स खरीदे हैं वो खुलकर ओला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई अपने स्कूटर को रिक्शे पर लदवाकर जुलूस निकाल रहा है, तो कोई अपने ही पैसों से खरीदे हुए इन स्कूटर्स को तोड़ रहा है। यहाँ तक कि तेलंगाना में एक लड़का ओला के सर्विस सेंटर के चक्कर लगा लगा कर इतना परेशान हो गया कि उसने फ्रस्ट्रेट होकर ओला के शोरूम में ही आग लगा दी। अब दोस्तों आप ही बताइए, जो गाड़ी 2 साल की वारंटी के साथ आ रही है वो ठीक से 20 दिन भी ना चल पाए तो दिमाग खराब होना तो तय है। ऊपर से ओला के सर्विस सेंटर्स में काम करने वाले वर्कर्स का रूड बिहेवियर, ये भी कुछ कम था तो ओला ने अपने सर्विस सेंटर्स पर बाउंसर रखना भी शुरू कर दिया, जिससे आम जनता के बीच ओला को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया, जिसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। ऊपर से कामरा से लड़ाई के चलते ओला लगातार न्यूज में बना हुआ है, जिसके चलते ही द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी ओला के शेयर्स आज तक के सबसे निचले लेवल पर हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ओला जल्दी ही भाविश अग्रवाल को सीईओ के पद से हटा सकती है। पिछले 2 साल में उनके अगेंस्ट ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती हैं कि भाविश सन की किस्म के इंसान हैं, जो अपने कलीग्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, उन्हें ओवर टाइम करने को कहते हैं, और इसी की वजह से उनकी कंपनी के कई बड़े मैनेजर्स कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब बात उनकी अपनी कुर्सी पर आ चुकी है, क्योंकि ये सब उन्हीं का किया धरा है। भाविश की पहली गलती ये थी कि उन्होंने सोचा कि यूरोप में दौड़ने वाली एटर्गो इंडिया में कमाल कर देगी, पर वो ये भूल गए कि एटर्गो को यूरोप की मक्खन सड़कों के हिसाब से बनाया गया था, इंडिया की ऑफ रोडिंग लेवल वाली सड़कों के लिए नहीं। इसके अलावा यूरोप में लोग ईवी स्कूटर्स को ज्यादातर लोकल ट्रैवल के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस पर कोई भारी सामान भी नहीं रखते, जिसकी वजह से प्लास्टिक बॉडी होने पर भी ये स्कूटर्स आसानी से सालों तक चलते हैं। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग स्कूटर्स तो छोड़िए, ट्रैक्टर्स तक से स्टंट मारते हैं। ऐसे में भाविश अगर चाहते तो स्कूटर्स को इंडिया में लॉन्च करने से पहले उसकी R&D करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी जगह स्कूटर लॉन्च करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने पर ही फोकस किया।
यहाँ तक कि जब इन स्कूटर्स में आग लगना शुरू हुई तब उन्हें ये बात समझ आई कि बैटरी पर हद से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसके चलते ही उसमें आग लग रही है। इसके बाद उन्होंने इसे ठीक भी कर दिया, लेकिन बाकी की चीजों को वैसा ही छोड़ दिया। इन सब के अलावा ओला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ओला अपने स्कूटर सीधे कस्टमर को बेचती, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ठीक करवाने के लिए उनके पूरे देश में लगभग 1000 सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं। लेकिन जिस नंबर में वो स्कूटर्स बेच रहे हैं उस हिसाब से सर्विस सेंटर्स का ये नेटवर्क नाकाफी है। बता दें कि ओला ने 2023-24 में जो 3 लाख यूनिट सेल किए उनमें से ज्यादातर उनके सर्विस सेंटर पर रिपेयर और इंश्योरेंस क्लेम के लिए खड़े हैं। लेकिन अभी ओला के पास एक लास्ट चांस बाकी है, जिसके जरिए वो अपनी डूबती कंपनी को बचा सकते हैं और लोगों को जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब है ओला कृत्रिम, वही एआई कंपनी जिसके लिए भावेश को $1.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला। भावेश इसे डेवलप करके ओला स्कूटर्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से काम करेगा कि स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही बता देगा, साथ ही में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी खुद ही फिक्स कर लेगा। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो अकेले ये एआई ही ई स्कूटर्स का पूरा गेम बदल देगा। लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। तब तक ओला को चाहिए कि किसी बड़ी कंसल्टिंग कंपनी के साथ मिलकर कंपनी में चल रही प्रॉब्लम्स को समझे और अपने सर्विस सेंटर्स में बेहतर एसओपीज लेकर आए। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। अक्टूबर में ही ओला ने ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म ईवाई को अपने सर्विस सेंटर्स पर सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर्स बनाने के लिए हायर किया है।